नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और इसका नाम हमने रखा है कि फूल और कांटे। तो मार्केट में दोनों चीज़ें हमेशा साथ के साथ चलती हैं, फूल और कांटे भी होते हैं। मतलब कहीं कहीं दिक्कत हो सकती है, कहीं कहीं बहुत ही ज़बरदस्त रैली। और बीते शुक्रवार को जो रैली मार्केट ने दिखाई है वो कमेंडेबल है। मतलब शानदार तेज़ी और एकदम न्यू हाइस पे जाके इंडाइसेस खड़े हो गए। तो इसका सिलसिला दरअसल एक रात पहले से शुरू हो गया था, जब यूएस मार्केट में एक बड़ी रैली बनी, वो भी ऑल टाइम हाई पे गए। और वर्ल्ड मार्केट का यूरोनेक्स्ट इंडेक्स अगर आप देखें एमएससीआई वाला, वो भी ऑल टाइम हाई। तो एक तरीके से पूरी दुनिया के इक्विटी बाजार एकदम ऑल टाइम हाई पे गए। तो हमें ऐसा लग रहा था शुक्रवार को कि अपने आप कमाल होगा। तो 10-11 बजे के बाद तो फिर तूफ़ानी तेज़ी हुई। फूल और कांटे का नाम इसलिए क्योंकि फूल तो हमें दिखते हैं कि बहुत बड़ी तेज़ी हो गई तो एकदम लोग जुबिलेंस है, लेकिन कहीं कहीं भी बीच बीच में कुछ चीज़ें हैं जो जल नहीं कर पा रही उस तेज़ी के साथ। वो क्या है, और क्या इस सुगम रास्ते में कहीं कांटे भी हो सकते हैं, कहीं बम्पी रोड हो सकती है, कहीं दिक्कत आ सकती है, इसको समझना ज़रूरी है मार्केट में, कॉन्टेक्स्ट में। तो आज हम 3-4 चीज़ें समझेंगे, लेकिन एक एक करके लेते हैं जिससे कि सारी चीज़ें मिक्सअप ना हो। एचडीएफसी बैंक में थोड़ी बात होगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने स्टेक कम किया है, बेचा है थोड़ा सा। क्यों बेचा ये समझना थोड़ा। वोडा आइडिया में एक खबर आई सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि वो क्यूरेटिव पिटिशन पे अब सुनवाई नहीं करेंगे, जो उनका एजीआर कैलकुलेशन था। तो एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे देने हैं उसको, तो वो तेज़ी से गिरा। तो अभी इसके निवेशकों के लिए क्या क्या आइडिया है इस निवेशकों के लिए, तो इन्हीं सब पे बातचीत करेंगे। और पीएसयू शेयर, डिफेंस शेयर इस रैली में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, इस पर भी बातचीत होगी। तो हमारे साथ मेहमान अभय अग्रवाल सर, अरुण मल्होत्रा जी और अमेरिका से अनुराग सिंह जी। तो शुरू जहाँ से हुई वहीं से किया जाए, क्योंकि खेल तो वहीं से शुरू किया है लोगों ने। तो अनुराग जी, बहुत स्ट्रेट और ब्लंट क्वेश्चन कि उम्मीद से ज़्यादा बढ़ोतरी क्यों की फेड ने? नीरज जी नमस्कार आपको, अरुण जी को, अभय जी को। और डिस्कशन को लाइट हार्टेड रखेंगे। मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर है, कोई चिंता की बात एज सच तो नहीं है, राइट। वैल्यूएशन पे थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, राइट। लाइट हार्टेड रखते हैं। कभी कभी मुझे लगता है फेडरल रिजर्व वाले ना, एक उनको आनंद आता है इस चीज में कि मतलब कि चलिए मार्केट को सरप्राइज करते हैं। अब जब 2021 में पूरा मार्केट कह रहा था भाई आप इन्फ्लेशन इज हियर, आप इतना पीछे क्यों चल रहे हैं, रेट बढ़ाइए, तो नवंबर 21 में तो उन्होंने पहली बार आके कहा कि अब हम रेट बढ़ाएंगे। और फिर मार्च में जाके 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। आई मीन इट वाज सो स्लो, राइट। और अब जब सब कुछ बेहतरीन चल रहा है इकोनॉमी में, कोई बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। तो अब लग रहा था कि 25 करेंगे, अब 50 कर दिया आके। तो खैर पॉवेल साहब ने आई थिंक ऑलमोस्ट ये माना कि अगर अगस्त जॉब रिपोर्ट का उनको पता होता तो वो जुलाई में 25 बेसिस पॉइंट कर देते ऑलरेडी। तो ऑल इंडिकेशंस आर कि उन्होंने वो कैचअप किया है। ये न्यू नॉर्मल नहीं है 50 का, बट ये उन्होंने ऑलमोस्ट वो जुलाई का 25 और अभी सितंबर का 25 मिला के 50 पास ऑन कर दिया। तो बहरहाल आई मीन गुड न्यूज, मतलब वी विल टेक इट। हाँ, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, बट इट्स ऑल गुड न्यूज। बट या इट वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज नीरज जी, बिल्कुल। बाकी अदरवाइज इकोनॉमी में आप देखिए, ऑन अ साइज ऑफ $28 ट्रिलियन इकोनॉमी, इस क्वार्टर की ग्रोथ प्रोजेक्टेड है अबाउट 3%, राइट, विच इज ह्यूज। मतलब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसे ही ऐड कर देगी इस साल, राइट। तो आई मीन एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। और जॉब अनएम्प्लॉयमेंट 4.2%, इट्स अ नॉर्मल रेट। कोई क्राइसिस की गुंजाइश नहीं है, राइट। ऑफ कोर्स इट्स सो नॉट 2020 बट अनुराग, एक ओवर इट। एक चीज़ बताइए, आपके यहाँ यानी अमेरिका में बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल रहता है और बहुत अथेंटिक होता है। हर हफ्ते तरह तरह के 1 दर्जन डेटा आते हैं, जो हम लोग यहाँ भारत में बैठ के उसको ट्रैक करते हैं। तो फेड ने ये मतलब क्यों नहीं समझ पाया कि 1 महीने पहले आप डेटा नहीं देख पा रहे थे, जबकि आपके पास, आपके यहाँ तो वीकली बेसिस पे 50 डेटा आते हैं, फिर भी नहीं समझ पाया? या मजे ले रहे थे कि नहीं थोड़ा सा बिल्टअप हो जाए उसके बाद किया जाएगा? नहीं, 20% तो मैं वो मजे लेने वाली थ्योरी में भी बिलीव करता हूँ, लेकिन लेकिन 80% एक्सप्लेनेशन नीरज जी ये है, हम्म। जिसको वो उन्होंने वर्ड यूज किया ना, रिकैलिब्रेट। हम्म। देखिए बड़ा रिफाइंड टर्म है, लेकिन कई बार, एक बार 2019 में उनसे सवाल पूछा था, तब तो उतने लाइमलाइट में नहीं थे वो। लेकिन तो पॉवल साहब ने कहा था कि अच्छा, उनसे सवाल ये था कि यार देखिए, ये जीरो इंटरेस्ट तो चल रहा है 8-10 साल से, इन्फ्लेशन तो तब भी नहीं आया। हम्म। सो द पॉइंट इज, ये जो डायनामिक्स होते हैं ये, तो उनका आंसर था कि देखिए ये साइकी में था नहीं लोगों के इन्फ्लेशन, ना एम्प्लॉयज के ना एम्प्लॉयर्स के। तो वो किसी ने प्राइस राइज किया नहीं।
But after 2021 वो once it came to the psyche, then companies were trying to preempt, और वो employees इससे पहले वेज हाइक मांगे वो पहले ही रेट बढ़ा रही थी, राइट, जिसको बोलते हैं लास्ट पंच कंपनीज ही लेना चाहती हैं हमेशा. सो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, डेटा सब अवेलेबल है, लेकिन तभी वो प्रिसिशन लाना भी उनको. सो दिस टाइम दे प्रीएम्प्टेड कि ऐसा ना हो जाए कि डेटा और वर्स हो जाए और फिर हम डिलेड दिखें. सो वी हैव टू कैच अप. एनीवेज 10-year yield 3.8 आ गई थी. तो इट्स अ वेरी टाइट टफ शिप, स्पेशली अगर वो रैटल हो जाए. एक बार वो स्टेबल हो जाता है देन फिर ये चीजें मायने नहीं रखती हैं. तो तकरीबन ऐसा ही है नीरज जी. आई थिंक ओके. इट tough call. But by the way, I mean full credit to this Federal Reserve team. 40 साल के बाद का सबसे डिफिकल्ट इन्फ्लेशन पीरियड उन्होंने एक सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर लेते हैं, जो लग रहा है कर लेंगे. इट इज ट्रूली रिमार्केबल, मतलब आउटस्टैंडिंग. अब ये हिस्ट्री में तीसरी बार है कि ये 50 बेसिस पॉइंट का इन्होंने फ्रंट लोडिंग करी. पिछले दोनों बार ज़्यादा अच्छा नतीजा नहीं निकला था उसका अच्छा नतीजा निकला था. क्या आपको क्या लगता है कि ये क्या सोच के किया? क्या अंदर अंदर इकोनॉमी में कुछ ऐसी चीज़ है? देखिए 6% इनका फिस्कल डेफिसिट है अनुराग जी का, 300% का डेट. क्या लगता है क्यों किया होगा इन्होंने? आई थिंक एक तो थोड़ा एक इलेक्शन का माहौल है वहाँ पे. क्या मैडम ने फ़ोन किया होगा? नहीं भाई, लगता मैडम ने फ़ोन किया होगा, या उनके जो कोई डायरेक्ट ऑर्डर लेते हैं पर एक खाने में हो सकता है. हाँ, एक मतलब थोड़ा कि आप एक इलेक्शन के टाइम पे जा रहे हैं तो सरकार भी चाहती है कि थोड़ा फील गुड फैक्टर रहे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वोट हर जगह रहता है. तो पर उसके अलावा भी आप देखिए पिछली मीटिंग में भी काफ़ी जो उनके मेंबर्स हैं, गवर्नर से, उन्होंने कहा था कि आप 25 बेसिस पॉइंट का उस टाइम कट कर दीजिए. और इस टाइम भी मुझे लगता है 50 बेसिस पॉइंट उन्होंने इसलिए किया है कि एक हार्ड लैंडिंग अवॉइड करना चाहते हैं कि आप काटे बाद में टू लिटिल टू लेट सिचुएशन में ना आ जाए कि इकोनॉमी ऑलरेडी एक हार्ड लैंडिंग की तरफ चली गई है. तो उनको मालूम है रिसेशन थोड़ा होगा, सॉफ्ट लैंडिंग जितनी रहे उतनी अच्छी है. और 5% भी अभी भी मुझे लगता है हाई रेट है फॉर अ कंट्री लाइक यूएस. 3-3.5% का स्टेडी रेट, वो भी उनके लिए हिस्टोरिकली हाई है. तो 5% भी अभी हाई है. थोड़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, सरकार के ऊपर भी जो लोन्स हैं गवर्नमेंट के ऊपर, उनकी भी सर्विसिंग की कॉस्ट कम होगी. तो इस सब को देखते हुए मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि 25 और 50 में कोई बड़ा फ़र्क है इस समय, कि आप 5.5% पे हैं तो आपने 25 किया या 50 किया. अगर आप 2% पे होते तो वो मायने रखता. और इसका मोर इम्पॉर्टेंट है कि कमेंट्री क्या है, कि मतलब अब क्या उन्होंने गाइड किया है. तो अब गाइडेंस बड़ा क्लियर है कि डेटा बेस्ड होगा, इन्फ्लेशन का डेटा असेस करेंगे. तो वो ये नहीं कह रहे कि अब एक ट्रैक पे है कि अब रेट कट होता ही जाएगा. तो जैसे जैसे डेटा इमर्ज होगा, तो अभी एक मार्केट ने मुझे लगता है थोड़ी राहत की सांस ली है कि चलो जो शुरू तो हुआ, जो डायरेक्शन हमने प्रेडिक्ट किया था उस डायरेक्शन में बात शुरू हो गई. और फिर धीरे धीरे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाएगी. तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमेशा खुश रहते हैं कि रेट कट हो, पैसा सस्ता हो, तो आपके लिए रिटर्न बनाना उतना ईजी हो जाता है, क्योंकि पी मल्टीपल्स एक्सपैंड हो जाते हैं. तो अभी तो मुझे लगता है पिछले 2-3 दिन में जो हुआ है यूएस में, इंडिया में, वो एक वही है. पर बियॉन्ड दैट टेक्निकल, अब मार्केट को ये भी फोकस करना पड़ेगा कि अर्निंग्स पे वापस फोकस आएगा. अब ये तो हो गया, रेट कट हो गया, सब हो गया. अब क्वार्टरली अर्निंग्स स्टार्ट होंगी अक्टूबर में. अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में, पर मुझे लगता है कि ये जो क्वार्टर की जो हम जिसमें हैं उस क्वार्टर की अर्निंग्स, क्योंकि मैंने काफ़ी मैनेजमेंट्स को देखा, अभी रिसेंटली कॉल्स सुनी है जहाँ पे मैनेजमेंट ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि जो हमने गाइड किया था पूरे साल का उतना नहीं होगा. अगर हमने 15-20% बोला था तो 12% होगा. अगर हमने 15% बोला था तो सिंगल डिजिट में होगा. तो ऑलरेडी एक गाइडेंस स्टार्ट हो गई है बिफोर अर्निंग्स कॉल्स. ये वाला पॉइंट हम और इसको डिस्कस करेंगे, पर जरा अमेरिका बहुत घूमते रहते हैं. अभी जाने वाले भी हैं ना, कल परसों में नर्सों में. क्या सर ये क्या करा दिया आपने? आई थिंक फेड ना काफ़ी एक टाइट रोप पे वर्क कर रहा है काफ़ी टाइम से. मुझे लगता है जो डेटा हमारा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट फेड को कहीं ना कहीं वीकनिंग डेटा दिख रहा है. वो अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स में भी दिखा. उस डेटा के कारण ये 50 बेसिस पॉइंट्स आया है. डेफिनेटली कहीं ना कहीं इकोनॉमी में वीकनिंग डेटा है जो कि एक्चुअली मेरे लिए इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. रियल एस्टेट कॉमर्शियल बैठा हुआ है,
रेजिडेंशियल प्रॉब्लम है, रिटेलर्स बैंक्रप्सीज एक्चुअली बढ़नी चालू हो गई हैं, खूब फाइल हुए हैं वहाँ खूब पे। फाइल हुए हैं, चैप्टर 11 हुए फाइल हो रहे हैं। छोटे छोटे बिजनेसेस अगर आप देखेंगे ना, लेटेस्ट नाम मुझे याद आ रहा है टपरवेयर ही। टपरवेयर, छोटे छोटे बिजनेसेस भी वो जाकर चैप्टर 11 फाइल कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है ना, जैसा अभय जी ने भी कहा कि कोई भी हार्ड लैंडिंग नहीं चाहता, तो इसीलिए वो इन्होंने एक 50 बेसिस पॉइंट का कट किया, और मुझे लगता है अगला 50 बेसिस पॉइंट और आएगा नेक्स्ट 6-9 महीनों में। तो एक साल में करीब 100 बेसिस पॉइंट का नहीं कट नहीं नहीं, करके, अभी तो ये कह रहे हैं दिसंबर तक। हाँ, जो डॉट प्लॉट आ रहा है, डॉट प्लॉट मतलब जो फेड का अनुमान लग रहा है, उसमें ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ से दिसंबर के बीच में मिनिमम 2.25 के कट या 3, कुछ लोग कह रहे हैं 3 75 बेसिस पॉइंट और, तो इसी साल 1.25% कटौती कर देंगे। 26 का डॉट प्लॉट कहता है 1% और, 25 का, और 26 में फिर आधा %, तो टोटल 2.5% की कटौती करने की तैयारी है। वही कहीं दिखा, डेटा काफी वीक है अंदर का डेटा, और वो एक एक्चुअली कंसर्न है इक्विटी मार्केट्स के लिए। दूर से देख रहे हैं सर। नहीं, पर प्रॉब्लम वही है ना अरुण जी, प्रॉब्लम तो वही है ना कि डर सब रहे हैं, पर मार्केट अब देखो रोज न्यू हाई है, तो डर भी है, और उस डर को ओवरराइड करके कोई बुल मार्केट में से निकलना भी नहीं चाहता है। तो मेरे को लगता है कि हो सकता है हम हफ्ते या इस अगले हफ्ते या उसके बाद चर्चा करें तो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो, पर अभी जो है मार्केट एकदम सेलिब्रेशन मोड में है। ये सेलिब्रेशन है ना, इसको समझेंगे। अनुराग जी, पहले तो ये सवाल का तो डाउट क्रिएट हो गया, कुछ गड़बड़ है, आप लोग बता नहीं रहे हैं, दया को भेजना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है सर, वरना इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो गए? नहीं, देखिए वो अब देखिए 25-25 ही आएगा अगली 2 मीटिंग्स में, और बाकी ये है कि हाँ, तब तक ये थ्योरीज चलती रहनी चाहिए, फोन बैंकिंग और ये सब के, भाई किसका फोन, अब पता नहीं किसका फोन आ गया, तो हो सकता है वो ना भी करें यू नो के, बट डिपेंडिंग ऑन किस साइड से फोन आता है। नहीं नहीं, बहरहाल आई थिंक मैं इनमें बिलीव नहीं करता हूँ। आई थिंक देखिए दे वर लेट बाय जस्ट 45। अच्छा, इसको 10 ईयर यील्ड से कंपेयर कीजिए, 10 ईयर यील्ड इज ऑलरेडी एट 3.7। सो जो सारे लोन्स होते हैं वो 10 ईयर यील्ड पे ही बेंचमार्क्ड होते हैं। तो फेडरल रिजर्व ने चाहे रेट कम नहीं किए, लेकिन हाउसिंग लोन्स, ऑटो लोन्स वो ऑलरेडी 1-1.5% की करेक्शन ले चुके हैं, तो दे ऑलरेडी बिकम चीपर बिकॉज वो 10 ईयर यील्ड से प्राइस्ड इन होते हैं। मार्केट ने ऑलरेडी उनका काम कर दिया था। नाउ ऑल ही डिड वाज ही गॉट क्लोजर टू द मार्केट। वो उन्होंने वो गैप मार्केट और अपने एफओएमसी रेट्स में, ओवरनाइट रेट्स में उन्होंने कम किया। तो अनुराग एक चीज बताइए, अभी कह रहे हैं ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी 2 कट, आप भी कह रहे हैं कि 25-25 के 2 कट और आ सकते हैं इसी साल 24 के अंदर ही। क्या फिर से इन्फ्लेशन का खतरा नहीं होगा? इतना पैसा सिस्टम में फिर आने लगेगा? नहीं, हाँ, तो बहुत अच्छा है। तो नीरज जी, मैं तो हमेशा से वो ग्राउंड की फील बताता रहा हूँ। इन्फ्लेशन की स्ट्रीक अब ऑलमोस्ट जा चुकी है। वो कुछ कॉर्नर्स में बची है, वो है आपका सिर्फ हाउसिंग में, जो कि लैग से चलता है। और हाउसिंग में एक मिलेनियल्स का एक पॉपुलेशन बम्प था, अबाउट 30-35 साल पहले जाएं तो एक थोड़ा पॉपुलेशन बम्प था, और वो बम्प और वो एक्यूमुलेट हो रहा था 2020 से पहले भी, क्योंकि लोग घर नहीं ले रहे थे मिलेनियल्स, या सोच रहे थे कि अनअफोर्डेबल है, अब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। लेकिन तो वो जब भी मार्केट थोड़ा लूजन होता है, वो घर खरीदने जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा इन्फ्लेशन आता है। बट ओवरऑल इकोनॉमी से और लेबर मार्केट से इन्फ्लेशन बम्प जा चुका है यूएस में। सो आई हैव नो डाउट कि वो जो, देखिए ये डिबेट की बात है कि 2.5 से 2 पे कितना टाइम लगता है उसको आने में, लेकिन गुड्स में इनफैक्ट डिफ्लेशन, मार्जिनल डिफ्लेशन शुरू हो गया है गुड्स में, तो विच एक्चुअली बैलेंसेस द इन्फ्लेशन ऑन द अदर साइड, ऑन द सर्विसेज साइड, राइट। तो ये चिंता की बात नहीं है। इन्फ्लेशन इज नाउ कंटेन्ड। आई हैव बीन वेरी, इनफैक्ट मैं लास्ट नवंबर में जब मैंने पोजीशन चेंज की और मार्केट में वापस एंट्री की नवंबर में, आई वाज वेरी श्योर द इन्फ्लेशन इज कंटेन्ड। तो उसके बाद से कांस्टेंट डाउन ट्रेंड ही है नीरज जी। पिछले 1 साल से बुलिश है, मार्केट चल रहा है, चेंज कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं इस असली मुद्दे पर जी, कि ये तो कोर जो बहुत बड़ा इशू था, जिसको समझना जरूरी था। अब दुनिया भर के बाजारों में तेजी है, अमेरिका में देखिए आप, भारत में देखिए आप, एकदम न्यू हाईज पे हाई लगा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या बदल गया? ना, आई थिंक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली काफ़ी है हर जगह। एक सब देखना चाहते थे, एक लेवल तक मार्केट में जो कोर अर्निंग्स हैं वो ड्राइव करती हैं वैल्यूएशंस को, रिटर्न्स को। तो अगर अर्निंग्स बढ़ रही हैं जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है। जैसे हम कहते हैं मार्केट्स आर स्लेव्स टू अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म में वही एक सच है, जो एक सच कहे मार्केट का तो वही है
कि आपकी अर्निंग्स डिसाइड करती हैं आपकी क्या वैल्यूएशन हो, और वो मार्केट का लेवल डिसाइड करते हैं। पर शॉर्ट टर्म में क्या होता है, मार्केट एक पॉपुलिस्ट मशीन है, जो पॉपुलर है उसको वो ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट होता है, जो मोमेंटम है वो ज़्यादा चलता है, और वो मोमेंटम क्रिएट होता है इजी सप्लाई ऑफ मनी से। लिक्विडिटी है मार्केट में आ रही, अभी हमने आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले चर्चा करी थी कि कैसे जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास 1 लाख करोड़ का कैश है इस समय, जो हेज फंड्स हैं प्लस फैमिली ऑफिसेज हैं उनके पास कुछ 50,000, फैमिली ऑफिसेज लोकल इन्वेस्टर्स 50,000 से 75,000 करोड़ का कैश है, वो डिप्लॉय होना है। और एक राइजिंग मार्केट में कोई भी मिस नहीं करना चाहता है। जो बड़े से बड़े बेयर्स होते हैं वो बुल बन जाते हैं मार्केट को लेवल देख के, वो फिर एक लेवल पे मार्केट ब्रेक कर देता है फंडामेंटल और टेक्निकल के रिलेशन, जो वो टेक्निकल के ही बेसिस पे चलता है, और लोग मोमेंटम को चेस करते हैं कि जो ऊपर जा रहा है वो ठीक है, उसको चेस करो। तो मोमेंटम को एक्सप्लेन करना या एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम है। आप फंडामेंटल्स को एनालाइज कर सकते हैं, आप एक फेयर वैल्यू कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पर अगर मार्केट फेयर वैल्यू के बहुत ऊपर चले जाए तो उसको एक्सप्लेन करना नीरज जी बहुत मुश्किल है। और वो भी एक फंड मैनेजर्स के लिए उतना ही मुश्किल समय होता है जितना कि मार्केट एक बेयर फेज में है और बुल फेज में है, दोनों में तकलीफ उतनी होती है। तो अभी मार्केट्स क्लियरली स्ट्रेस्ड हैं, इसलिए क्योंकि फेड रेट कट हुआ, प्लस जनरल लिक्विडिटी सप्लाई काफ़ी है, और आप कोई भी एसेट क्लास देख लीजिए सब ऊपर जा रहे हैं। बिटकॉइन देख लीजिए, गोल्ड देख लीजिए, न्यू हाई पे है। तो मतलब ये कैसा मार्केट है कि कोई एसेट क्लासेस में कोरिलेशन जो रहता था नेगेटिव पॉजिटिव वो है ही नहीं, सब पॉजिटिवली हैं, क्योंकि लोग चेस कर रहे हैं उन एसेट्स को जिसमें मेरे को अगर कह रहा है 2600 से $2650 की रेंज में गोल्ड है तो ये तो 3,000 हो जाएगा, तो चलो 3,000 ले लें। बिटकॉइन अगर 63,000 पे है तो ये तो 1 लाख का हो जाएगा, ये ले लेते हैं। कोई स्टॉक है वो तो इतने पे है, वो उतना हो जाएगा उसको। सो सिर्फ प्राइस ड्राइव कर रहा है, उसका प्राइस की एक्सपेक्टेशन, और अंडरलाइन फंडामेंटल को नहीं है। हाँ, लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है। मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल ये आता है कि जब ये लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, अब कोविड के बाद से नया पैसा भी आ गया, नए इन्वेस्टर आ गए, लोग बैंक में जमा करने के बजाय इधर मार्केट में ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की हो गई है, तो मतलब ये आप मुझे समझाइए कि ये अगर ये तो स्टैब्लिश्ड है लिक्विडिटी ड्रिवन पॉइंट, तो वो तो फिर कभी ख़त्म ही नहीं होगी ना। वो पैसा मान लीजिए एक कमरे के अंदर, एक पॉइंट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ डाल दी, अब वो निकलेगी कैसे? वो तो घूमती रहेगी ना, वो तो चल ही रहा है मार्केट, और नया नया पैसा भी आता जा रहा है। अब जो लोग 1 लाख करोड़ के कैश में बैठे हुए हैं वो कुछ समय बाद वो अंडर परफॉर्म करेंगे तो फिर आ जाएंगे खरीदने के लिए। आप देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में हिस्ट्री क्रिएट कर दी, तो वो पैसा है ना, एक्चुअल रियल मनी है ना, वो मिला तो मतलब देखिए वो पैसा है लोगों के पास जो उसमें लगा के, असबा में लगा के बैठे थे, वो किसी स्टॉक में नहीं था, वो उसके लिए एप्लीकेशन लगी थी। अब वो पैसा फ्री हो गया तो दूसरे में लगा, तीसरे में लगा, लेकिन वो 10-5 लाख करोड़ का जो अमाउंट सिस्टम में से घूम रहा है वो तो रहेगा, तो मार्केट फिर तो चलता ही रहेगा। देखिए मार्केट चलता रहेगा, ये हमेशा बुल मार्केट में ऐसे ही लगता है, ऐसी theory हमेशा ऐसे ही लगता है, ऐसी फीलिंग आती है, और बियर मार्केट में उल्टा लगता है। ये एक बड़ी नॉर्मल सी फीलिंग है जो आपने बताई। बट होता क्या है, लिक्विडिटी ऑलवेज चेजेस रिटर्न्स। ओके, जब तक रिटर्न आ रहे हैं लिक्विडिटी रहेगी। अगर आपके रिटर्न नेगेटिव हो गए, जैसा कल थोड़े दिन मार्केट ने दर्शाया अपना, थोड़े दिन वो कॉन्टिन्यूसली 1 हफ्ता 10 दिन रहे, तो जो लिक्विडिटी अभी आ रही थी वो रिवर्स हो जाएगी, रुक नहीं जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी। तो माइंडसेट कैसे काम करेगा इन्वेस्टर का, इसमें मुझे प्रॉफिट है, इसमें मेरा भाव है, ये मैं निकाल के बेचता हूँ, सब यही सोचेंगे। बट जब एग्जिट जो पाइप होती है ना, घुसने के लिए तो इन्वेस्टर के पास बहुत बड़ी पाइप होती है, मार्केट में खरीद लो, प्रोमोटर्स बेच रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी बेच रहा है, तो आपको सप्लाई ऑफ पेपर तो है, बट जब आप बेचने जाएंगे ना तो डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरा रीजन है, जैसा अभय जी ने कहा, स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस है। क्वालिटी ऑफ पेपर या वैल्यूएशन रेंज जो नॉर्मली रैशनल इन्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, वहां से काफी नैरो रेंज होती जा रही है। किसी को भी उस रेंज में कोई भी अच्छी क्वालिटी स्टॉक नहीं मिल रहा है। जो सारी लिक्विडिटी है वो सप्लाई ऑफ पेपर है। कल 1% एक GTND 11% स्टेक बेच के गई, 40-44 हजार करोड़ की मार्केट कैप। इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट आप उसके प्रॉफिट देखिए,
सम 80-100 टाइम पे आप जो भी स्टेज कर लीजिए, उस पे प्रमोटर 11% स्टेक बेच रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर, एक्चुअली म्यूचुअल फंड भी रिटेल इन्वेस्टर ही है, हाँ। क्योंकि उसके पीछे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा है, और वो अगर कैश पे तो बैठ नहीं सकता, उसको तो मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, वो खरीद रहे हैं। तो सारे ज्ञानी लोग, जिनको मैं ज्ञानी कहता हूँ, इनसाइडर्स, जो प्रमोटर हो गए, प्राइवेट इक्विटी जो बोर्ड पे बैठा है, वो अपना माल हल्का कर रहे हैं, और हम जो अज्ञानी या जो रिटेल इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर, जो न्यू क्लास इन्वेस्टर है, वो खरीद रहे हैं। मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ पेपर कम होती जा रही है, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हैं, और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। आप कुछ भी नहीं जानते ना, जहां पे इनसाइडर्स इतनी हैवी सेलिंग कर रहे हो ना, आप समझ लिए कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम है। कब आएगी वो तो कहना मुश्किल है। 80,000 करोड़ प्रमोटर ने बेचा है, 80,000 करोड़ का माल, और सब खप गया। मतलब, और प्रमोटरों को ऐसी जरूरत नहीं है बेचने की। प्राइवेट इक्विटी में समझता हूँ, फंड बंद हो रहा है, उनका एग्जिट था, चलो उनको एग्जिट करना था। सर मेरा 10 का माल अगर 20 में बिक रहा, मैं क्यों नहीं बेचूंगा? वही नेपेंसी रोड में बंगला खरीदूंगा। हाँ। जब मेरा माल बिक रहा है ना ऊपर, तो आज 5,000 करोड़ की तो ऐसे विंडो में हो जाती है, एक सेकंड के अंदर, पता ही नहीं चलता किसी को। पता ही नहीं चलता। तो आपने जो बोला ना कि कब खत्म होगा, वो थोड़े दिन नेगेटिव रिटर्न्स जब आएंगे ना, वो रिवर्स हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे उल्टे उल्टे सर्किट लगेंगे। रिवर्स सर्किट, जो यूसी है अभी अपर सर्किट है, वो डीसी हो जाएगा, वो डाउनवर्ड सर्किट हो जाएगा। वो मोमेंटम, बहुत अच्छी बात है, जो मोमेंटम ब्रेक होता है ना, तो वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि मोमेंटम कब ब्रेक होगा, पर आपको मालूम है वो होगा कभी ना कभी, और उसका आउटकम कभी भी अच्छा नहीं होता है। पर बेयर बुल मार्केट जो हमारा 4.5 साल से चल रहा है, लोगों की मेमोरी नहीं है अभी उसकी, तो ठीक है, अब मार्केट में जजमेंटल होने का। इस पे एक बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात। हम सब लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ उसमें, इसी ग्रुप में, कि यार जो नई जनरेशन आई, इसने अभी वो 2008 नहीं देखा, या वो उनकी मेमोरी में नहीं है। वो लोग कहते हैं तो आप लोगों ने बुल रन नहीं देखा है, आप अब देख रहे हो। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा नीरज जी। सबके पोर्टफोलियोज, जो लोग सिप करते थे या पीएमएस में या एआईएफ में, या जो इन्वेस्टमेंट करते थे, उनकी आईआरआर्स अभी 25-30% दिख रही है, 5, 10, 12, 15 साल की। तो फीलिंग क्या आ गई है कि इक्विटी मार्केट से 25% CAGR 20 साल 15 साल बनता है। तो वो जो दैट इज अ रॉन्ग एजम्पशन। एवरेज इज वेरी डेंजरस थिंग। दैट्स व्हाई, तो हमें, क्योंकि एग्जिट अभी इतनी वैल्यूएशंस हाई हैं, तो सबको वो पोर्टफोलियो में रिटर्न्स दिख रहे हैं, तो और पैसा आ रहा है। अरे भाई, इसमें 25% है, मेरा जो बिजनेस है लोकल, उसमें तो मेरा 10%, 12%, 15%, 18%, वो भी मार मार के जब आपको पेमेंट लेने के लिए 10 बार चक्कर लगाना पड़ता है। इसमें तो 25% बैठे बैठे रिटर्न आ रही है। अरे वहां से पैसा निकालो, यहाँ लगाओ। तो वो जो रिवर्स होगा ना, वो बड़ा तकलीफ वाला होगा। अरे उधर भी हो रहा है, इधर ही बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल। अनुराग जी के यहाँ अमेरिका में भी मार्केट न्यू हाई पे न्यू हाई लगा रहा है। अभी देखिए कितना ऊपर चला गया। जो भी, जितने भी टारगेट दिए थे बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेजेस ने, वो सब उड़ गए। नया टारगेट क्या है? आपके यहाँ क्यों इतनी बाइंग हो रही है? वहाँ डर नहीं, वहाँ भी खूब पैसा है। तो नीरज जी, एक तो प्रोग्राम का नाम है फूल और कांटे, तो हमने भी थोड़ा, एक तो इसको थोड़ा फिल्मी रखते हैं, और थोड़ा ना लाइट हार्टेड डिस्कशन, जैसा मैंने कहा था। लेकिन लाइट हार्टेड का मतलब ये नहीं है कि हम काम की बात नहीं कहेंगे, इशारों इशारों में कह देंगे, उसको पकड़ना होगा। अभी जो अरुण जी जो कह गए ना पिछले 4-5 मिनट में, मतलब उसमें बड़ा सार है इन्वेस्टिंग का। जिन्होंने जो मिस कर गए, उसको प्लीज यूट्यूब में जाके दोबारा रिवाइंड करके सुने ध्यान से। उसके आई थिंक इस पे हमारी भी एक बार पहले चर्चा हुई थी। इट इज द क्रक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट? तो उसको दोबारा सुने, उसमें काम की बात सब आ गई है, बट समझने वाले के ऊपर है। नीरज जी, थोड़ा सा कंपैरिजन ये है कि अब लोगों को, ये मैं काफी बार समझाने की कोशिश करता हूं, लोगों को लगता है कि अरे बस 2 मार्केट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई है और इंडियन मार्केट्स ऑल टाइम हाई। देखिए, यहाँ ये ऑल टाइम हाई आप सिर्फ इंडेक्स को देख के मत देखिए, ये मार्केट्स क्रेजी वैल्यूएशंस पर बिल्कुल नहीं है, राइट? और इस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन इसको हाई लेवल पे अगर मैं पुट डाउन करूं, तो अगर आप 7 स्टॉक्स को हटाएं जिनके वैल्यूएशंस बिकॉज ऑफ सेफ्टी ट्रेड, टेक्नोलॉजी, प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर ग्रोथ, एआई ट्रेड, जो भी है उनको मिला के थी, रेस्ट ऑफ द मार्केट इज जस्ट अबाउट 100% ऑफ जीडीपी, यूएस जीडीपी। उसको कभी भी महंगा नहीं कहा जाता।
और बार्गेन्स ही बार्गेन्स हैं यूएस मार्केट में, राइट? इट इज वेरी टेम्पटिंग बार्गेन्स, और वो पिछले 1 साल से चल रहे हैं, उनमें कोई तकरीबन फर्क नहीं आया। अब उनमें थोड़ा उछाल आया 10-1% का, बट देयर इज अ ह्यूज रिवाइवल टू बी हैपनिंग, वेटिंग टू हैपन। तो आप अभी देखेंगे कि आपने बोला है वो इंडेक्स के टारगेट्स नहीं बढ़ाए, देखिए आप देखेंगे कि इंडेक्स वहीं रहेगा 58 से 6000 के बीच में, लेकिन अंदर अंदर में सेक्टोरल चेंज हो जाएगा। बाय द वे ये मैच्योर मार्केट है, तो ये कोई नई बात भी नहीं है यूएस मार्केट्स के लिए। तो यहाँ पर ये हर साइकिल में होता है और लोग इसको देखते हैं। एक बड़ा मेजर एलिमेंट है नीरज जी कि मैच्योर मार्केट में बैलेंसिंग फोर्सेस होती हैं। तो यहां पर जैसे एक 60-40 पोर्टफोलियो बहुत पहले से पॉपुलर है, विच इज 40% बॉन्ड्स एंड 60% इक्विटी, और वो आज भी कारगर है। और वो क्यों है? क्योंकि मार्केट ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि मैं 40% बॉन्ड्स में क्यों रखूं। जो सवाल बहरहाल इंडिया में लोग पूछते हैं कि नहीं ये एफडीज और बॉन्ड्स में रखना ही क्यों है पैसा, क्योंकि मैच्योर मार्केट ये जानता है कि ये साइक्लिकल होता है और चीजें पलटती रहती हैं, और ये आज भी वैलिड है। अब अगर 401 के इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो भी 70-30, 80-20, 60-40 में इन्वेस्टेड हैं, डेट में भी और इक्विटी में भी, क्योंकि लोग मैच्योरिटी से समझ चुके हैं उस चीज को। चलिए, अगर वो बुलिश रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं तो पेंशन फंड्स एक पोजीशन हर साल डिसाइड करते हैं, कई बार वो 50 डेट और 50 इक्विटी भी कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग फोर्सेस में जहां रिटेल बाइंग आती है वहां रिटेल सेलिंग भी आ जाती है। तो मार्केट एक क्रेजी लेवल्स पे, आई मीन इंडिविजुअल स्टॉक्स को छोड़ के वहां लेवल पे नहीं जाता है। इंडिया में समहाउ आई फील वो क्रेजी, वो बैलेंसिंग फोर्सेस नहीं है इस समय पे, बिकॉज हाई लेवल पे अगर आप देखें तो बाकी अरुण जी ने बात कही है, लेकिन ब्रॉडली प्रोमोटर्स एंड प्राइवेट इक्विटी एंड गवर्नमेंट इज होल्डिंग 55-60%, ये तीनों मिला करके, राइट? तो बाकी फिर सेलर्स तो दे आर नॉट एज नॉलेजेबल कि वो इसको बीट कर पाए। तो आई थिंक वो जरूरत है बैलेंसिंग फोर्स की। ग्रीड एलिमेंट तो है बहुत, लेकिन फियर एलिमेंट अभी आएगा। एक एग्जांपल नीरज जी बहुत छोटा सा दूं, एनेक्डोट। वो लोग बहुत सारे ऐसे चर्चे, मैंने एक ऑपेड लिखा था ईटी में, अब काफी चर्चित हुआ कि 97 में 10,000 की एसआईपी करते तो 9 करोड़ होते आपके पास में आज, राइट? आई मीन व्हाट, एक तो मैंने ये उजागर किया कि 97 में 10,000 की मतलब लोगों की ग्रॉस तनख्वाहें नहीं होती थी, जिसका जो आप समझ रहे हो। तो एक तो नॉमिनल इफेक्ट ऑफ आप मनी को ध्यान रखिए, 9 मतलब 2,000 रुपए सेव करने मुश्किल होते थे 97 में। दूसरी बात कि 97 में अगर आप देखें तो पिछले 3 साल के निफ्टी के रिटर्न्स थे 0% और एफडी देता था 12%। अब कौन आदमी है जो 97 में एसआईपी करके बैठा था? मुझे तो कोई ऐसा दिखा नहीं है, ना कोई था, क्योंकि कोई भी नहीं करेगा। तो अरुण जी ने जो बात कही ना कि ये जब एक बार 2 साल रिटर्न्स और 3 साल के रिटर्न्स एक बार फ्लैट भी होने दीजिए, फिर देखते हैं कहाँ इन्वेस्टिंग जाती है और कहाँ एसआईपी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट टू वॉच। पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग अभय जी बात, जैसे हम यहाँ पे दर्शक जो लोग सुन रहे हैं वो लोग, उनको लग सकता है कि यार ये लोग पता नहीं क्या बात है, हाई पे मार्केट खड़ा हो ये लेकिन हमारा ये काम है कि हम लोगों को अंदर की बातें बताएं। हमने लास्ट वीक भी ऐसा ही शो किया था। अब वॉरेन बुफे एप्पल बेच रहे हैं, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, वो बैंक ऑफ अमेरिका बेच रहे हैं जी। तो अब भाई वक्त बताएगा कि कौन समझदार था कौन नहीं था, लेकिन उन्होंने बेचा, ये फैक्ट है, और अभी हाल में बेचा उन्होंने, और उसके बाद न्यू हाई लगाया वहाँ की मार्केट तो ये भी एक विचित्र सी बात है। अपने यहाँ आप देखिए पीएसयू मार्केट लाइफ हाई पे खड़ा है, पीएसयू और डिफेंस नहीं चल रहा है। डिफेंस के स्टॉक ग्राफ दिखाइएगा, ऊपर से 40% तक नीचे टॉप से करेक्ट हो चुके हैं। मजे की बात है कि उसी बुल रन में कई सारे डिफेंस फंड भी लॉन्च हुए। अब ऑफ कोर्स कि वहां से वो भी नीचे आएंगे। तो कई बार ये पहेली जो रहती है ना, दर्शकों को ये समझनी चाहिए कि ये आपके काम की चीज़ है। अब आप मुझे ये बताओ कि मार्केट लाइफ हाई पे खड़ा है, डिफेंस क्यों नीचे, क्यों नहीं चल रहे हैं? 40% करेक्शन, रिट्रेसमेंट हो गया ना, अब पलट जाना चाहिए फिर। नीरज जी, यही सवाल आपको याद है, आपने पूछा था 6 महीने पहले जब डिफेंस स्टॉक और सब चल रहे थे, तो अभी मैंने कहा था कि एक बियॉन्ड फंडामेंटल वैल्यू आप असेस कर सकते हो एज ए फंड मैनेजर। जो मोमेंटम है उसको एक्सप्लेन करना, असेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सेंटिमेंट ड्रिवन है। सेंटिमेंट ड्राइव करती है लिक्विडिटी। लोग अपना बटुआ खोल के कहते हैं यार ये तो डबल हो गया, पिछले हफ्ते 400 पे था अब 500 हो गया, मेरे दोस्त ने बोला है 700 हो जाएगा तो मैं लगा देता हूँ। तो वो प्राइस को चेस कर रहे हैं, वो रिटर्न, शॉर्ट टर्म रिटर्न को चेस कर रहे हैं। रिसेंसी बायस है कि अभी जो हुआ वही होता रहेगा, उसकी कोई फंडामेंटल वो नहीं है। डिफेंस लॉन्ग टर्म स्टोरी है, मैं भी मानता हूँ, सब मानेंगे, पर
कहीं ना कहीं Valuation आप matter उसका करेगा। वैल्यूएशन मैटर करता है उसका। और ये पूरे डिफेंस पीएसयू रैली जो हुई वो एक कैचअप रैली थी, वो अच्छी रैली थी क्योंकि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स थे, फिर वो फेयर वैल्यू तक आए, वो भी ठीक है, फिर वो फेयर वैल्यू के बहुत आगे निकल गए और आगे का जो रिटर्न है 5 साल का वो भी उन्होंने बोरो कर लिया। अब वो करेक्शन मोड में है, शायद मुझे लगता है फेयर वैल्यू जोन में आ जाएंगे और तब तक क्या होता है, एक बार मोमेंटम ब्रेक हो गया, लोगों का दिल भर गया, अब वो कह रहे हैं कि अब नया क्या है जो चल रहा है उसमें ढूंढे। तो इसको एक्सप्लेन करना ना नीरज जी बड़ा मुश्किल होता है कि क्यों कहाँ तक जाएगा। और हो सकता है जो हुआ, मैं नहीं कह रहा था होगा, पर जो हम कह रहे हैं कि ये इतने मतलब इट वाज अ गिवन थिंग कि ये तो चलेंगे ही, ये तो बढ़ते ही रहेंगे और आपने दिखाया 40% कट है 2 महीने में 3 महीने में। तो अब वो कट क्यों हुआ? क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हुआ, रिटर्न नेगेटिव हुई थोड़ी सी, 3 नेगेटिव 4%, 5%, 8%, 10%, लोगों ने हथियार डाल दिया कि भाई निकलो यहाँ से। जैसे अरुण जी ने कहा कि फिर जब सब निकलते हैं साथ में तो खरीदने वाला कौन है? तो हो सकता है अभी स्टॉक मार्केट में भी हम उसी जोन में हैं जहाँ पे एक खिंच रहा है वैल्यूएशन। तो मेरा यही एनालिसिस है कि इसमें आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पर वो स्टॉक क्यों उस फेयर वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है इसका वो बड़ा मुश्किल है। अभी जी इसका एक नज़ारा ना फ्राइडे को देखने को मिला हम लोगों को। फ्राइडे को मार्केट में 1:30 बजे के आसपास एक बहुत शार्प फॉल आई। पिछले आज हाँ, ओके। फ्राइडे जब लाइफ हाई बना मार्केट में, कुछ मिनट की बात थी वो, किसी को समझ में नहीं आ रहा था यार ये क्या हो रहा, अचानक से एकदम शार्प फॉल हुई और फिर 15 मिनट ऊपर चली गई। ये 15 मिनट की कहानी मार्केट की कहानी है। मतलब उस 15 मिनट में आदमी डबल माइंडेड हो गया था। जब वो गिर रहा था तो सबकी थ्योरी ये थी, देखा मैंने तो सुबह आपसे कहा था कि अलर्ट रहना, और जैसे ही वो 10 मिनट बाद ऊपर गया, मैं तो कह ही रहा था कि हमेशा हाई पे रहे। तो ये 15 मिनट की स्टोरी ना रियल स्टोरी है इस मार्केट की, इसलिए बहुत ध्यान देने की। जो हम लोग चर्चा करें सुनिए, लेकिन अभय जी खरीद रहे होंगे डिफेंस में, आई एम श्योर। कितना सस्ता हो गया? अरुण जी खरीद रहे होंगे, मैं अभय जी नहीं खरीद रहे। नहीं खरीद रहे? नहीं खरीद पक्का? नहीं खरीद रहे, पक्का पक्का। क्यों इतना? अरे ऊपर से 40% नीचे आ गया सर। वो एक्चुअली हम प्राइस की बात कर रहे हैं ना कि ये ऊपर गया ये नीचे गया। हाँ। अर्निंग कहाँ है, वैल्यूएशन कहाँ है? अच्छा, हम लोग तब नहीं देख रहे थे जब ये ऊपर था? नहीं तो हम तो तब निकल गए थे या थे ही नहीं, तभी नहीं देखा उन आपने। प्राइसेस पे, उन स्ट्रेच वैल्यूएशंस पे किसी भी के लिए इन्वेस्टेड रहना बड़ा मुश्किल है। ट्रेडिंग करना बड़ा इजी है, वो स्टॉप लॉस होता है, वो होता है, हमने तो कभी करा नहीं। मल्टीपल पे बाइंग हो रही है, कोई देखिए, जस्टिफिकेशन आप पिछली मार्केट्स भी देखेंगे ना, हिस्टोरिकली ऐसा होता है। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, कभी किसी और सेक्टर में, कभी केमिकल। 1 साल 1.5 साल पहले केमिकल चाइना +1। चाइना +1। अब वो मुझे प्लस, इसमें एक मैं डायलॉग मानना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए ना। मालूम ना बोलो। अनुराग जी, आप इसमें चाइना +1 इज इक्वल टू चाइना। हाँ। अब मैं इसको Yeah. डेटा से प्रूव कर Correct. दूं। जो करेक्ट कर रहे हैं मुझे अनुराग जी, उनके यहाँ के लोगों ने बहुत कोशिश की कि मैं ये सैंक्शन लगाऊं, ये रोक दूं, जिससे कुछ नहीं उसका हो सकता। एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। एक्चुअल उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया 2% और। पर वो इन्फ्लेशन है ना, चाइना से आपको नहीं, लोअर नहीं, कॉस्ट नहीं, आती नहीं, है, नहीं, नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। उसने बहुत स्मार्टली इस पूरी थ्योरी को प्ले किया है। उसने आपको लगता है कि चाइना के अंदर वाली फैक्ट्रीज ने उसने बाहर करके किया, और इसलिए चाइना +1 की स्टोरी किसी एक पॉकेट में हो सकता है, किसी के लिए बहुत बेनिफिशियरी हो, बट एक्चुअल में उसके लिए थी। आप डेटा उठा के देखिएगा, चाइना का जो एक्सपोर्ट डेटा आ रहा है बढ़ गया है, तो चाइना +1 इज इक्वल टू चाइना ही है। कोई उसका बहुत बड़ा फायदा ले गया हो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और एक डेटा मुझे किसी ने बताया, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि चाइना ने अपने इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फंड करने के लिए $1.9 ट्रिलियन लास्ट 4 ईयर्स में दिए हैं, और हमारे पूरी बुक बैंकिंग की $1.9 ट्रिलियन की है। उसने सिर्फ एक सेगमेंट को दिया है, हाउसिंग को तो अभी तो बात ही नहीं कर रहा वो, तो वो उस लेवल पे खेल रहा है। तो ये वाली थ्योरी तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये समझना चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है। तो दरअसल ये चर्चा हम लोग इसीलिए यहाँ पे लेके आए कि लाइफ हाई पे खड़े हुए मार्केट में भी डिफेंस के स्टॉक में लोगों की दिलचस्पी कमी, जो आपने बात कहा ना कि अब कुछ नया देखते हैं यार, हो गया उसमें बहुत कमा लिया उसमें से। तो अगर ऐसे में कोई जो आदमी बहुत ऊपर लेके बैठा होगा, वो उसको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। फंडामेंटल अच्छे हैं, आप 5, 8, 10 साल की ऑर्डर बुक्स हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना फिर जस्टिफाई करने में समय लगेगा। तो ये बुल मार्केट की टिपिकल
ट्रैप भी होती है कई बार कि आपने 200 के मल्टीपल पे स्टॉक खरीदा है तो अब वो टाइम करेक्शन लेगा, स्टोरी सब कुछ अच्छी है लेकिन जस्टिफाई करने के लिए टाइम करेक्शन में मार्केट जा सकता है। ऐसे कई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स हमारे यहाँ उस जोन में अभी भी हैं जिस जोन की बात मैं कर रहा हूँ। इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम वीकेंड अड्डा में ये चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट में फूल और कांटे दोनों हैं और आपको इस रास्ते को बहुत संभल के पार करना है। मुझे उम्मीद है कि आप हम लोगों से जुड़े रहते हैं तो ये पार हो जाएगा, लेकिन बातचीत करना और आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अब सर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, तो चीज़ें और हैं। ये कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं है, लेकिन चूंकि वो घटना हुई है तो इसलिए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। HDFC बैंक में बहुत सारे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी, लगभग 41 म्यूचुअल फंड के पास वो था, मतलब ऑलमोस्ट सभी के पास थोड़ा बहुत होता ही हो, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी पोजीशन या तो कम की है या खत्म कर दी है। और लगभग कितना 8,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की गई है। ये बात भी सही कि पिछले 2-3 साल में बैंक ने रिटर्न बना के नहीं दिए। बैंक बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं किसी को, बिल्कुल, लेकिन रिटर्न नहीं बने। तो जो भी वही बात आप करी थी कि अब पेशेंस लोगों को लूज हो गया क्या कि अब भाई उसमें से भी निकल लो। नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं नीरज जी। एक तो जो सेलिंग हुई है वो अगर मार्केट कैप देखें HDFC बैंक का तो उसका 1% भी नहीं है। तो हो सकता है ये थोड़ा एक टेक्निकल रीएलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज हो या रीबैलेंसिंग हो। पर दूसरी बात जो ज़्यादा ज़रूरी बात है कि बैंक की अर्निंग्स जो ग्रोथ मार्केट यूज्ड टू था कि हर क्वार्टर 20% बढ़ेगी नेट इनकम, वो डाउट में है काफ़ी और मैनेजमेंट भी गाइड कर रहा है। और आई थिंक HDFC का जो मर्जर हुआ HDFC बैंक के साथ, उसकी वजह से मार्जिन प्रोफाइल जो बैंक की है वो चेंज हुई है और जो ग्रोथ प्रोफाइल है वो भी चेंज हुई है। और फिर भी बैंक जैसे बाकी हमारे इंडियन बैंक्स हैं महंगा ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करता है। 2, 2.5, 3 टाइम की बुक वैल्यू, दो टाइम भी मैं दे सकता हूँ अगर सब्सिडरी की वैल्यू निकाल के। जबकि आपके पास JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो और ऐसे बड़े बैंक हैं जो अभी भी 1 टाइम, 1.25 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। सिटी बैंक को ले लें, चाइनीज़ बैंक से उनकी मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, तो 0.25 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड करते हैं। तो एज अ ग्लोबल इन्वेस्टर्स वो भी सबको ग्रोथ चाहिए। अगर ग्रोथ है तो आप उसके लिए प्रीमियम वैल्यूएशन देने को तैयार है। फ्रेंचाइज बहुत बड़ी है, इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, पर एट द सेम टाइम अगर नियर टर्म ग्रोथ नहीं है तो इन्वेस्टर्स रीएलोकेट करेंगे अपनी कैपिटल दूसरे सनराइज सेक्टर्स में जहाँ पे उन्हें रिटर्न बनाने की ज़्यादा उम्मीद है। तो मुझे लगता है थोड़ा पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग है। जब तक बैंक गाइड नहीं करेगा आके कि हाँ अब हम पुराने ट्रैक पे आ गए हैं जहाँ पे हम 10-15% अर्निंग्स ग्रोथ क्वार्टरली कंसिस्टेंटली देंगे, तब तक मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा एक ठहराव रहेगा इसकी वैल्यूएशन पे, कि जो वैल्यूएशन है वो एक कैप हो जाएगी जब तक ग्रोथ वापस नहीं आएगा। अरुण जी क्या लगता है? हम लोग को तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार इतना अच्छा बैंक है और उसमें और वो भी ऐसे एनवायरनमेंट में जबकि म्यूचुअल फंड्स के बाद कैश है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि रिडेम्पशन प्रेशर में वो ऐसा कोई चर्निंग का भी कोई प्रेशर नहीं होना, कोई प्रेशर नहीं। क्या लगता है आपको क्यों क्या होगा? एक तो जैसा कहा कि रीबैलेंसिंग है कहीं ना कहीं और बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द मार्केट कैप, बट एक आई थिंक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। अगर आप देखें कि HDFC बैंक या कोटक या ICICI का सबसे बड़ा कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या था? कासा, वो जो डिपॉजिट होते थे जो कि लो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता था, वो धीरे धीरे आपने इक्विटी मार्केट या और वेल्थ मैनेजमेंट में जाना शुरू कर दिया। तो सबके जो कास आए हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिससे निम कंप्रेशन कहीं ना कहीं दिख रहा है। ग्रोथ भी टेपर्ड ऑफ है बिकॉज ये बैंक्स बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं। इसमें अब 15% 18% का ग्रोथ दिखाना बहुत मुश्किल है। तो ये सिस्टम बन चुके हैं। तो सिस्टम GDP अगर 8% से ग्रो कर रहा है, 7.5 से ग्रो कर रहा है, तो 7.5 प्लस 4, 4.5, 5% और लगा लीजिए, 12, 13, 14% की ग्रोथ आएगी। हिस्टोरिकल जो थी वो अब नहीं आएगी, जो ये हमारा मानना है। दूसरा, स्ट्रक्चरली जो चेंज हो रहा है बैलेंस शीट में, आई थिंक वहां से कहीं ना कहीं जो 4.5, 4, 5 की निम दिखाई है बैंक्स ने, वो अब बहुत मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगी। वेल्थ वहां क्रिएट हो रही है वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स में, अगर आप देखेंगे, क्योंकि सारा पैसा वो मैनेज कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में हो रही है, AMCs में ज़्यादा पैसा है, तो वहाँ पर आई थिंक ये बैंक्स के जो निकल के वैसा BFSI सेक्टर का वहाँ पर जा रहा है।
इंटरेस्टिंग। अनुराग जी, आप भारत के बैंकिंग सेक्टर पे बहुत बुलिश रहते हैं हमेशा, और इसी को सबसे बढ़िया ट्रैकिंग भी करते हैं आप। आपको क्या लगता है कि क्या एक नए स्ट्रक्चरल चेंज से बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर गुजर रहा है? बैंक अब एनबीएफसी टाइप का बिहेव करना पड़ेगा उनको, डिपॉजिट नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, तो वो तो देखिए, अभय जी ने, अरुण जी ने जो माइक्रो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो एड्रेस किया ही। मैं एक मैक्रो व्यू देता हूँ नीरज जी। अ, 1-1.5 साल पहले करीब मैंने भी कुछ एक ट्विटर पे पोस्ट निकाला था, और उसमें मैंने कंपेयर किया था यूएस के 4 बड़े बैंक्स को इंडिया के एचडीएफसी बैंक से। एंड ब्रॉडली आई ब्रॉट आउट 2-3 लॉजिक। वन इज दैट, ये देखिए, बैंक्स को 4 टाइम्स बुक और 3.5 टाइम्स बुक कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक्स की ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द बुक साइज दे हैव। तो एक तो वो करेक्शन जरूरी था। वो लगता है कि अभी बैंक्स में एचडीएफसी बैंक ने तो वो करेक्शन ले लिया है, बाकी बैंक्स भी ग्रेजुअली उधर पहुंच रहे हैं। मेरा लार्जर, बाय द वे, एक आई वुड से द एचडीएफसी बैंक पीक्ड जब आई थिंक इकोनॉमिस्ट या कोई और मैगजीन में या फाइनेंशियल टाइम्स में शायद वो टॉप 10 ग्लोबल बैंक्स में एचडीएफसी बैंक टॉप 10 बैंक्स की लिस्ट में था। इट वाज द लोन इंडियन बैंक व्हेन, जब एवरीबडी टर्न्ड अराउंड एंड सेड ये क्या है, मतलब ये कैसे हुआ? लाइक अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी में वर्ल्ड का टॉप 10 बैंक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के उस पर था वो। और वहां पर फिर हमने जब एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज एंड एंड एवरीथिंग कंपेयर किया बैंक्स का, और नेम्स भी आते हैं उसमें, तो देन वी रियलाइज के देखिए, यू कैन प्राइस इन एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्यूचर, बट एक 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बैंक उतना ही ग्रो कर सकता है जितना कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती है। उस टाइम पे भी एचडीएफसी बैंक के आई मीन इंडिया के टॉप 4 बैंक्स के एसेट्स अबाउट, यूएस में टॉप 4 बैंक्स ऑक्यूपाई अबाउट 50% ऑफ द एसेट्स एंड अबाउट 55-60% ऑफ द 55% ऑफ द लाइबिलिटीज। इंडिया का भी रेशो तकरीबन यही है। आप एसबीआई प्लस 3 लार्ज बड़े बैंक ले लीजिए, सेम ही है। तो वहां साफ जाहिर था कि ये बहुत एक्सेसिवली ओवर वैल्यूड है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा ग्रो करते तो फिर तो इनका, जिसको मैं मजाक में कई बार कहता हूं कि दुनिया पे कब्जा हो जाता है इनका, वो तो होने वाला नहीं था। तो नेचुरली प्राइस करेक्शन ही होना था नीरज जी। तो आई थिंक नाउ दे आर गेटिंग रीजनेबली प्राइस्ड, बट अभी इनमें ग्रोथ स्टोरी क्या है, आई थिंक इन्वेस्टर्स अभी तो खैर और तरह की बातों में घूम रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ग्रोथ स्टोरी कुल मिला के इंडिया की वहीं पर आएगी। आपकी डिस्क्रेशनरी पे आएगी, विच इज ऑटोज एंड ऑल दी तमाम तरह का डिस्क्रेशन जो भी हो सकता है, इवन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग, प्लस योर टेक्नोलॉजी एंड फार्मा विच इज एक्सपोर्ट्स ड्रिवन मार्केट, विच यूज्ड टू बी 40% एट वन टाइम, राइट? ये अभी भी कैश फ्लो जनरेटर्स हैं, महंगे हो सकते हैं, वो आपको सिक्लिकली टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि आज के तारीख में देखिए अपॉर्चुनिटीज इतना इजीली तो कहीं भी नहीं मिलती हैं। और थर्ड इज बैंकिंग, बिकॉज हर कुछ जो होगा वो फाइनेंस बैंक से ही होगा। तो बाकी सब टेम्परेरी है नीरज जी। एक इसमें एक ओवरहैंग हमेशा बना हुआ है, तब से कॉन्स्टेंटली इंटरनेशनली द बिग प्लेयर्स हैव अटेन्ड अ स्टैंस दैट इस वैल्यूएशंस पे अगर आपको एग्जिट मिलती है तो लो। तो एट एवरी राइज व्हेनेवर म्यूचुअल फंड्स ट्राई एंड बाय एचडीएफसी बैंक एंड एनी ऑफ दीज बैंक्स, सेलर हमेशा एफआईआई होता है। तो द सेंस इज दैट अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर्स आर गिविंग एग्जिट्स टू दोज पीपल एट बेटर प्राइसेस। तो वो एक ओवरहैंग नीरज जी हमेशा बना रहेगा। अब उसको फेस करना है, बट वो तो रियलिटी है। आई मीन दैट वी हैव टू, वैल्यू क्या वो है तो प्राइस सबको दिखता है, लेकिन वैल्यू क्या है वो तो देखिए आपको अपनी अपनी असेस करनी है। एफआईआई अपनी असेस कीजिए, आप अपनी असेस कीजिए। ये बात बहुत सही की अनुराग ने, ये चेक्स आपको खुद लगाने पड़ेंगे। तो बैंकिंग फाइनेंशियल में आप देखिए तो बहुत सारे स्टॉक हैं जिनकी अर्निंग जो है बढ़िया 30-40% की प्रॉफिटेबिलिटी चल रही कई सालों से, लेकिन रिटर्न नहीं बन रहा है क्योंकि वो टाइम करेक्शन ले रहे हैं, तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। ये बहुत समझना चाहिए लोगों को कि ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में क्या हो रहा है, या किसी भी सेक्टर में क्या होगा, बहुत चल गया तो वो टाइम करेक्शन लेगा। तो ये तो एचडीएफसी बैंक की बहुत ज़्यादा बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली इसको समझना चाहिए। एक और कंपनी या सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन का जो भी है, वोडा आइडिया की बात मैं कर रहा हूँ। वोडा आइडिया में एक खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरिटी पिटीशन डाली गई थी कि उनके एजीआर को रिकैलकुलेट किया जाए, तो मना कर दिया कोर्ट ने, खारिज कर दिया कि कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। तो अब इन लोगों को पे करना है, तो मैक्सिमम जो पे आ रहा है वोडा के ऊपर आ रहा है और कुछ भारती के ऊपर आएगा। अब इसमें तो बीच में फंडिंग भी हुई और बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया उसमें एफएस में। अब वो स्टॉक में तगड़ा करेक्शन हुआ है 2-3 दिनों के अंदर, जब से खबर आई सुप्रीम कोर्ट से। तो चूंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स हैं, छोटे टिकट साइज होने की वजह से लोग चले जाते हैं अंदर,
अब वो मन में तरह तरह के उनके ख्याल है। आपके हिसाब से क्या है स्टोरी इसकी, और जो इन्वेस्टर उनको क्या करना है? देखिए, ये हमने जब इसका QIP हुआ था तब तब भी हमने discuss डिस्कस किया था हमने, और तब भी हमारी चर्चा इसी लाइन पे गई थी कि देखिए QIP हुआ, अच्छा हुआ, कंपनी के पास पैसे आए, थोड़ी जान आई उसमें, पर जो फंडामेंटल बिजनेस मॉडल है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्योंकि आपके सामने दो बड़े कॉम्पिटिटर हैं, जियो और भारती, जो एक अलग ही ट्रैक पे जा रहे हैं। मतलब वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, 5G में बढ़ा रहे हैं, नेटवर्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वोडा अभी भी काफ़ी बड़ा उसका सेगमेंट 2G वाला है जो 50-60 रुपए के आरपू पे चलता है, और फिर कस्टमर को एक्वायर, और कॉन्स्टेंटली आप मंथ ऑन मंथ कस्टमर लूज कर रहे हैं और बाकी गेन कर रहे हैं। तो एक वीक बिजनेस मॉडल, आपके कस्टमर जा रहे हैं, आपका आरपू गिर रहा है, आपके लॉस 7-8 हज़ार करोड़ का महीने का हो रहा है तो आप उसको कैसे रिवाइव करेंगे थोड़ा पैसा डाल के? तो एक वो जो थीसिस था कि नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है वो इनके फेवर में जाएगी, तो काफ़ी कुछ जो है 70-75 हज़ार करोड़ का जो ड्यू है वो काफ़ी कम हो जाएगा और वो भी रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। अब बिजनेस मॉडल तो वैसे ही तकलीफ में है, अभी भी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, लोगों को समझना चाहिए कि लॉस मेकिंग कंपनी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है। तो कोई अभी ट्रिगर नहीं है, ना कोई नई टेक्नोलॉजी बनाने वाले, ना कोई नया कुछ बनाने वाले। और दूसरा मैं कहूँगा, एक जो इन्वेस्टर्स हैं जो अभी भी लॉन्ग है, उनको ये सोचना चाहिए कि वो और उनके आसपास कितने लोग हैं जो वो खुद सब्सक्राइबर हैं उसके, और अगर आप खुद सब्सक्राइबर नहीं है पर आप स्टॉक ले रहे हैं कि नहीं ये टर्न अराउंड हो जाएगा, तो वो एक बड़ी सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है डिफरेंस, यू नो। तो मुझे अब फ्रैंकली मुझे लगता है कि ये बहुत वीक स्टोरी है। मेरा कोई सेल कॉल नहीं है, पर सिंस हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को मैं देखूं तो एक बड़े जाइंट प्लेयर्स हैं, बहुत प्रॉफिटेबल हैं, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, बड़ा कर रहे हैं अपने बिजनेस को, नए OTT में है, सब जगह ब्रॉडबैंड में है, सब जगह, और यहाँ पे एक छोटा सा वीक प्लेयर है जो और वीक होता जा रहा है। तो मैं इन्वेस्टर से समझना चाहूंगा कि वो क्या देख रहे हैं कि कोई इसमें इन्वेस्ट। मैं तो मतलब OFS में भी लोगों ने इतना बड़बड़ के लिया जी, 11 रुपए में शायद आया था, 11-12 रुपए में आया था, तो 12 रुपए में लिया, फिर 15-16 तक गया था। अब सारे तो नहीं निकले होंगे, कुछ तो भी होंगे उसमें। अरुण जी, आपको क्या लगता है, ये टर्नअराउंड स्टोरी हो सकती है या इस स्टोरी में बहुत प्रॉब्लम? इसमें गवर्नमेंट क्लियर है कि वो 3 प्लेयर्स चाहती है, इसको सर्वाइव कराना चाहती है, तो पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है, जो भी रिस्ट्रक्चरिंग हुई ना, अभी क्या हो रही है, बिट्स और पीसीज में हो रही है। एक बार वेंडर्स को भी उनके जो 1500 क्रेडिट था, वो क्रेडिटर्स को उनका भी वो कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में, एक बार QIP कर लिया, एक बार प्रोमोटर ने इन्फ्यूज कर दिया। ये सब कंबाइन, इनको एक पैकेज लाना पड़ेगा जिसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटीज या तो डेफर करनी पड़ेंगी या उसको पार्ट इक्विटी या फुल इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, with fresh infusion from either a investor which can be either a strategic or a private equity or current promoters. जब ये complete पैकेज आ जाएगा ना, जिससे क्या होगा कि डेट लाइबिलिटीज आपकी खत्म हो गई, आपका कैपेक्स के लिए फ्रेश पैसा आ गया 5G में इन्वेस्ट करने के लिए, और फिर वहां से आप देख सकते हैं ये कंपनी रिवाइव हो जाएगी। अदरवाइज जो सामने जो दो बड़े, ऐसा होगा, देखिए चैप्टर 11 जो यूएस में होता है ना, इधर नहीं है भाई, वो होता वही है। इसमें अगर हो भी ना, तो अरुण जी की बात अगर मैं तो अगर हो भी जाए ये, पर जो एग्जिस्टिंग इक्विटी वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, वो राइट ऑफ कर दीजिए आप उसको। अगर जो कंपनी रिवाइव हो गई, समझ लीजिए, अगर इनके कहने से एक तरीका है, पर उसका मतलब यही है कि फिर इतना ज्यादा डिल्यूशन होगा कि जो एग्जिस्टिंग अभी की जो इक्विटी वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, वो काफी कम हो जाएगी। यस। और तीसरा एक और कंपोनेंट है प्राइसिंग, आरपू बढ़ना पड़ेगा। अभी क्या है, सारे प्रीमियम कस्टमर्स छोड़ के वोडाफोन दूसरी तरफ जा रहे हैं, वहां कहीं स्टॉप हो जाएगा और आरपू इनको बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको इसको पूरा फुली रिकवर कराना है। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, इस पे काम इकट्ठे एज एक ही हो, ये नहीं कि हाँ ये करा यही करा, वो क्या है, जो करा था वो तो सारा चला गया, जो इक्विटी पैसा आया था बहुत ले लिया है, वो क्या करेंगे, उनको सरकारी कंपनी है, तो अब तो सरकारी अगले साल तो पूरी तरीके से बन जाएगी और ज्यादा माल उधर जाएगा, क्या करोगे आप? हाँ, तो वो डेट कन्वर्ट होता जाएगा, तो आपका कम से कम जो डेट है, जो सर्वाइवल का इशू है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो यानी देजावू है इसमें, फिर वही कहानी घूम फिर के आ गई जो एफएस से पहले की थी
कि ये कैसे चले। अनुराग जी, आपका कोई व्यू है क्या इस पे? जी नीरज जी, आपने ना, एक तो फिल्मी माहौल चल रहा है, चलिए तो फिल्मी तरीके से एंड करते हैं। आपने ना एक मुझे, और वो पीएसयू भी था, उस पे कभी एक और उसी पे बाद में लाएंगे। एक बड़ी मेरी, दिस माइट एज मी, बट एक बड़ी फेवरेट फिल्म है, जाने भी दो यारो। हाँ, आज की जनरेशन ने तो नहीं देखी होगी, लेकिन आप सबने जरूर देखी होगी। मैंने उसको बाद में देखा, वो रिलीज तो शायद 81 के आसपास हुई होगी, बट बाद में देखा। और उसमें आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे गवर्नमेंट सिस्टम काम करता है, और कैसे एक करप्ट कमिश्नर है, दो बिजनेसमैन है, तनेजा एंड आहूजा, एंड देयर इज अ कमिश्नर कॉल्ड डमेलो, एंड बेसिकली एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड, एंड द ओनली पीपल हु आर अनअवेयर इज द जनरल पब्लिक। अभी 81 से अभी आ जाइए नीरज जी, बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा चीजें बदली नहीं है इन पीएसयूज में। देखिए, अगर आपको, और गवर्नमेंट डोमिनेटेड कंपनीज, माय होल कंसर्न इज दैट ओनली इनसाइडर्स नो द स्टोरी, एंड बाकी किसी को प्रॉफिट मिलता नहीं है। बिजनेसमैन आगे पीछे अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जैसा उसमें भी हो रहा है। अभी इसमें नीरज जी, रतन टाटा साहब का एक बहुत पुराना एनेक्डोट है। जब लाइसेंसेस मिल रहे थे वोडाफोन, आई मीन जब मैं बहुत 2002 से 2008 के पीरियड की बात कर रहा हूँ, व्हेन ही सेड के कमरे में यार 14 लोग थे जिन्होंने लाइसेंसिंग का बिड किया था टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का, एंड वो बिडिंग वगैरह हुई, और टाटा तो अपने प्रिंसिपल पर थे कि हम तो कुछ ना ब्राइब देंगे ना लेंगे। उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो ही सेड यार, आई वाज सरप्राइज कि 15 या 16 लोगों को लाइसेंस मिल गए, वी वर द ओनली वंस जिसको लाइसेंस नहीं मिला। तो बहरहाल मतलब ही लर्न कि यार ही वाज द ओनली आउटसाइडर इन द होल मीटिंग, बाकी सब इनसाइडर थे। तो कुल मिला के नीरज जी, अभी चाहे जुडिशरी आ जाए, चाहे गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, ये सब गैम्बलिंग है। इसमें हमें इसमें इन्वेस्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें या गवर्नमेंट को खेल पता है, या जुडिशरी को पता है, या जो बिजनेस में है उसको पता है। बाकी सब इसमें सिर्फ गैम्बल कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड स्टे अवे, और एनी सच स्टोरी सेम पीएसयू पे एग्जैक्ट कर सकता हूँ नीरज जी। ऑफ कोर्स। तो अभय जी, एक छोटा सवाल इसमें, क्योंकि समय काफ़ी कम है। जो इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, वो क्या बेचारे वेट करें, देखिए शायद कुछ हो। देखिए, गैम्बल लिया था, वो गैम्बल नहीं चला। जो अभी जो उन्होंने इस ट्रिगर पे गैम्बल नहीं चला, तो अब आपका वो नहीं चला, तो आपको हार्ड कॉल लेके एक स्टॉप लॉस लग के, मुझे लगता है कि जो भी है लॉस बुक करके निकल जाए मार्केट में। और अपॉर्चुनिटी, ऐसे अनुराग ने कहा, ये इन्वेस्टर्स का स्टॉक नहीं है, ये एक स्पेकुलेटिव स्टॉक है। तो अगर आप स्पेकुलेटिव खेलना चाहते हैं, थोड़ा खेलने, ट्रिगर्स मुझे नहीं लगता कोई भी नियर टर्म में है, या मीडियम टर्म में भी, या लॉन्ग टर्म में बिजनेस ब्रोकन है। और अपॉर्चुनिटी हमेशा इन्वेस्टर्स के पास होती है कि ये निकाल के कहीं और नया सेक्टर ढूंढें जहाँ पे रिटर्न बनाने की अपॉर्चुनिटी है। मेरी एडवाइस रहेगी, बेस्ड ऑन व्हाट डेटा इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। अरुण जी, फाइनल कॉल। क्या सोच के लिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम नहीं पूछा किसी ने। तो वो बहुत जरूरी है। आपको लगता है आप किस कैंप में हैं, आपको लगता है ये रिवाइव होएगा, सब हो जाएगा, तो आप वहीं टिके रहेंगे। आपको लगता था नहीं, ये क्यों पिटीशन इनके फेवर में आ जाएगा, नहीं आया तो निकल जाइए। करेक्ट। तो इसमें जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी, इसलिए डिस्कस हमने किया क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी थी और इसमें बहुत लोग इन्वेस्टर रहे होंगे, तो इसलिए हमने लिए। एक डिस्क्लेमर के तौर पे, जितने भी स्टॉक के नाम लिए गए, एचडीएफसी बैंक, वोडा, कोटक, एक्सिस, किसी में भी ना बाई की कॉल है ना सेल की कॉल है। ये समझने के लिए, चूँकि न्यूज़ में है स्टॉक्स, तो इसके लिए स्पेसिफिक चर्चा की गई है। आप कुछ भी एक्शन लें तो अपने एडवाइज़र से राय लें, हमारी राय से बिल्कुल इत्तेफाक मत रखिए। लेकिन मार्केट की जो पूरी चर्चा है, उसका लब्बो लुआब ये है कि आपको आंखें खुली रखनी है, कान एकदम खड़े रखने हैं, तो बाल भी खड़े रखिए अगर एकदम तो एंटीना कैच करेगा, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि जहाँ पे आपको रिस्क प्रीमियम बहुत ज़्यादा देना पड़ सकता है अगर आप इसमें एडवेंचर करेंगे। तो ये लगातार हम इसीलिए हर हफ्ते आपको इस चीज़ों से रूबरू करा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट उस जोन में घुस गया है अब कि अभी अर्निंग सीजन आएगा तो पता नहीं किसकी अर्निंग खराब हो गई। अभी देखिए, एक्सेंचर ने ये कहा कि हम अपने प्रमोशन डिले कर रहे हैं, सारे आईटी स्टॉक, हमारे यहाँ के आईटी स्टॉक की ऐसी वाट लग गई एकदम। तो इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, और होपफुली आप हमसे जुड़े रहते हैं तो ज़रूर इसको देखते होंगे। तो इसी के साथ बहुत शुक्रिया, और इस शो को दोबारा देखना है तो आप यूट्यूब में देखिए जाके, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और किस तरह के शो आप चाहते हैं वो सब हमें ज़रूर बताइएगा। अनुराग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अमेरिका से हमारे साथ हमेशा जुड़ता है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर एक और बढ़िया टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।